कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। अभी मैंने आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जनरल मीनिंग बताया था कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्यों है, वो हमें क्यों कंप्लाई करना पड़ती है। अब हम स्पेसिफिक प्रोविजन देख रहे हैं सेक्शन 135 के। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एज ए कंपनी सेक्रेटरी हमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लीगल और टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो हैं उनका थॉरो नॉलेज होना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब हम सेक्शन एंड जो रूल्स बनाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो रूल्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले सबसेक्शन 1 हमें बोलता है कि प्रोविजन सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, है ना। यहां केवल लिस्टेड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं करवाया है, कंपनी पब्लिक हो, प्राइवेट हो, अनलिस्टेड हो, लिस्टेड हो, सभी तरह की कंपनीज के ऊपर प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे अगर वो इन 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन कंप्लाई करती है तो। ठीक है, तो जो प्रोविजन है, क्योंकि वर्ड दिया हुआ है एवरी कंपनी, यहां डिस्टिंग्विश नहीं किया पब्लिक प्राइवेट के अंदर, तो पब्लिक पे भी लगेंगे, प्राइवेट पे भी, अनलिस्टेड पर भी, लिस्टेड पर भी, सभी कंपनीज के ऊपर 135 के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। बट कंडीशन ये है कि वो इन 3 में से कोई एक कंडीशन को पूरी करती हो। अगर कोई भी कंपनी अगर इन 3 में से एक कंडीशन को पूरी करती है तो सीएसआर के प्रोविजन लगेंगे। पहला दिया है या तो कंपनी की नेटवर्थ कितनी हो, 500 करोड़ से मोर, कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ से मोर हो, या कंपनी का जो टर्नओवर है वो कितना हो, 1000 करोड़ या उससे ज्यादा का हो, या कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कितना हो, 5 करोड़ या उससे ज्यादा का हो। तीनों के बीच में क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है। मतलब तीनों में से कोई एक कंडीशन आपको पूरी करनी है, या तो कंपनी की नेटवर्थ कितनी हो, 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा का हो, या कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा का हो। एंड बोले ये कब हो, तो बोले ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बोले क्या मतलब, जैसे सपोज अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2020-21, सपोज करें अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2020-21, तो क्या हमें 2020-21 में सीएसआर के प्रोविजन कंप्लाई करना पड़ेंगे क्या। तो पहले आप क्या देखेंगे, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो 2020-21 से इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ, 19-20। तो आप चेक करो 19-20 में क्या आपका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, बोले हाँ, तो बोले प्रोविजन लग जाएंगे। या नहीं है तो आप टर्नओवर चेक कर लो, क्या आपका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो बोले हाँ, तो प्रोविजन लग जाएंगे। ये भी नहीं है, नेट प्रॉफिट चेक कर लो, क्या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा का है, बोले हाँ, तो प्रोविजन लग जाएंगे। तो ये जो 3 चीज हैं इनमें से एक कंडीशन हमें कंप्लाई करनी है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। तो अगर फाइनेंशियल ईयर हमारा 20-21 चल रहा है तो ये कंडीशन 19-20 में कंप्लाई होना चाहिए। अगर 19-20 में हम ये कंडीशंस कंप्लाई कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमारे ऊपर एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, और अगर 135 एप्लीकेबल हो गया तो हमें सीएसआर के प्रोविजंस कंप्लाई करने हैं, जिसमें सबसे पहले बोला है शैल कॉन्स्टिट्यूट अ सीएसआरसी। सीएसआरसी मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, इसे हमने बोल दिया है सीएसआरसी। शेल लिखा है मतलब मैंडेटरी हो जाएगा कि हमें अगर ये प्रोविजन लग गए तो कंपल्सरीली एक सीएसआरसी बनानी पड़ेगी। सीएसआरसी किसकी बनाई जाएगी, बोले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बनाई जाएगी। मतलब उसमें होंगे कौन, डायरेक्टर होंगे। बोले कितने होंगे, बोले 3 या ज्यादा डायरेक्टर होंगे। एंड कंपल्सरीली उनमें से कौन होना चाहिए, आईडी होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। वापस से अगर प्रोविजन एप्लीकेबल हो गए तो सबसे पहले आपकी ड्यूटी बनती है कि एक सीएसआरसी आप बना लो। सीएसआरसी के अंदर कौन रहेगा, बोले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स रहेंगे। बोले कम से कम कितने डायरेक्टर, बोले 3 या ज्यादा भी रख सकते हैं, बोले हाँ ज्यादा रख सकते हैं, लिखा है और मोर। एंड उन 3 में से एक कौन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, अब बेटा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट तो हम 149 सबसेक्शन 6 के अकॉर्डिंगली करते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन हमारे ऊपर तब लगते हैं जब 149 सबसेक्शन 6 कंप्लाई हो रहा हो। अब अगर किसी कंपनी के ऊपर 149 सबसेक्शन 6 एप्लीकेबल नहीं हो रहा है बट उस पर सीएसआर के प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहे हैं, वापस से अगर किसी कंपनी पर
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन नहीं लग रहे हैं तो उसने आईडी का अपॉइंटमेंट नहीं किया है, बट उस कंपनी के ऊपर सीएसआर के प्रोविजन लग रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में फिर वो 2 या ज्यादा डायरेक्टर के साथ भी क्या बना सकती है, सीएसआरसी बना सकती है। ऐसी सिचुएशन में उसकी सीएसआरसी में आईडी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कंपनी में आईडी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आईडी के जो प्रोविजंस थे वो एप्लीकेबल ही नहीं हो रहे यार, सीधी सी बात है। आपको समझ में आया? तो अगर कंपनी के अंदर आईडी के प्रोविजन नहीं लग रहे हैं तो ऑब्वियसली हमने आईडी का अपॉइंटमेंट नहीं किया होगा। तो क्या सीएसआरसी के लिए स्पेसिफिकली आईडी का अपॉइंटमेंट करें? बोले जरूरत नहीं है। तो बोले क्या करें? तो बोले अगर आईडी के प्रोविजन नहीं लग रहे थे तो सीएसआरसी में आप 2 या ज्यादा डायरेक्टर के साथ क्या बना सकते हो, कमेटी बना सकते हो। ये समझ में आया? फिर हमें यहां एवरी कंपनी के अंदर बोल दिया है, आगे हम रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स के अंदर बता दिया है कि ये प्रोविजन होल्डिंग कंपनी पे भी लगेंगे, ये प्रोविजन सब्सिडरी कंपनी पे भी लगेंगे, ये प्रोविजन फॉरेन कंपनी पे भी लगेंगे। बट कब लगेंगे? जब होल्डिंग कंपनी इंडिविजुअली ये कंडीशन में से कोई एक कंडीशन पूरी करती हो, या कोई कंपनी सब्सिडरी कंपनी है तो क्या सब्सिडरी पे भी लगेगा? बोले हाँ लग जाएगा, प्रोवाइडेड वो इन 3 में से कोई एक कंडीशन पूरी करती हो। बोले कोई फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी क्या होती है? एक कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी आउटसाइड इंडिया और जिसकी ब्रांच कहां है, इंडिया में। तो अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में काम कर रही है और वो इन 3 में से कोई एक कंडीशन पूरी करती है तो उसके ऊपर भी प्रोविजन लग जाएंगे। मतलब होल्डिंग कंपनी पर ऑटोमेटिकली या सब्सिडरी पर ऑटोमेटिकली कि केवल वो सब्सिडरी है, या फॉरेन कंपनी पर ऑटोमेटिकली कि केवल वो फॉरेन है, प्रोविजन नहीं लग जाते हैं। होल्डिंग पर, सब्सिडरी पर, फॉरेन कंपनी पर भी प्रोविजन लगेंगे, प्रोवाइडेड वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में इन 3 में से किसी एक कंडीशन को कंप्लाई कर रही हो। तो उसे भी क्या करना पड़ेगा? बोले सीएसआरसी बनाना पड़ेगी जिसमें 3 या ज्यादा डायरेक्टर होंगे, जिसमें से एक आईडी होगा। एंड अगर कंपनी पर आईडी के प्रोविजन नहीं लग रहे थे तो 2 डायरेक्टर से बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां तक की कहानी समझ में आई? तो प्राइवेट कंपनी के ऊपर भी प्रोविजन लगते हैं, प्राइवेट कंपनी पर आईडी के प्रोविजन नहीं लगते हैं, तो क्या? तो बोले रूल्स बोलते हैं ठीक है, सीएसआरसी आपको भी बनानी पड़ेगी, बट कितने डायरेक्टर के साथ बना सकते हो? 2 या ज्यादा डायरेक्टर के साथ बना सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। फिर फॉरेन कंपनी के ऊपर प्रोविजन लगेंगे, तो बोले हाँ, मैंने बोला फॉरेन कंपनी पे भी लगेंगे, बट कब लगेंगे? जब इन 3 में से कोई एक कंडीशन पूरी होती हो। तो अगर फॉरेन कंपनी पर प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहे हैं और जब वो सीएसआरसी बनाएगी, फॉरेन कंपनी पर जब प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहे हैं और जब वो सीएसआरसी बनाएगी तो वो 2 पर्सन रखेगी। 2 पर्सन वर्ड दिया, 2 डायरेक्टर नहीं दिया, उसमें 2 पर्सन वर्ड रखे हैं, जिसमें से एक कौन होना चाहिए? रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। ठीक है, इसमें से एक कौन होना चाहिए बेटा? रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। तो फॉरेन कंपनी जब सीएसआरसी बनाएगी तो वो 2 पर्सन्स को रखेगी, 2 डायरेक्टर नहीं लिखा है, क्या लिखा है? 2 पर्सन्स रहेंगे, वो कोई भी हो सकते हैं, बट उनमें से एक रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए एंड अदर विल बी नॉमिनेटेड बाय फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का वो क्या होना चाहिए? नॉमिनी होना चाहिए, ही मस्ट बी नॉमिनेटेड बाय फॉरेन कंपनी, है ना। सबसेक्शन 1 क्लियर हो गया आपको? तो सबसेक्शन 1 एक बार रिकैप में लेते हैं अपन। सभी कंपनीज को कंप्लाई करना है, पब्लिक, प्राइवेट, लिस्टेड, अनलिस्टेड, होल्डिंग, सब्सिडरी, फॉरेन, सबको प्रोवाइडेड वो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन कंप्लाई करे। कब करे? इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में करे, है ना। फिर क्या बोला है? सीएसआरसी बनाना है जिसमें बोर्ड रहेगा, 3 या ज्यादा डायरेक्टर रहेंगे, एक कौन होगा उसमें से? बोले आईडी होगा। बट लेकिन अगर आईडी के प्रोविजन नहीं लग रहे हैं तो हम 2 ही डायरेक्टर के साथ बना सकते हैं। जैसे प्राइवेट कंपनी आईडी के प्रोविजन नहीं लगते हैं, 2 ही डायरेक्टर के साथ बना सकती है। फिर फॉरेन कंपनी 2 पर्सन रखेगी, उसमें से एक रेसिडेंट इन इंडिया होगा एंड दूसरा जो होगा ही विल बी नॉमिनेटेड बाय फॉरेन कंपनी। यहां तक की कहानी समझ में आई? फिर आगे आपको सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि कंपनी जो बोर्ड रिपोर्ट या डायरेक्टर रिपोर्ट बनाती है ना सेक्शन 134 में, सबसेक्शन 2 आगे हमें क्या बोलता है कि कंपनी जो बोर्ड रिपोर्ट या डायरेक्टर रिपोर्ट बनाती है, कहां? सेक्शन 134 में। तो 134 में जब आप डायरेक्टर रिपोर्ट बनाओगे तो उसमें आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बोले क्या? कंपोजिशन, बोले काय का? सीएसआरसी का। वापस से सेक्शन 134 के अकॉर्डिंगली हर कंपनी को अपनी एक डायरेक्टर्स रिपोर्ट, जिसे बोर्ड रिपोर्ट बोल दो या डायरेक्टर रिपोर्ट बोल दो, बनाना पड़ती है। तो जब आप डायरेक्टर रिपोर्ट बनाओगे ना तो उसमें आप डिस्क्लोज करोगे, आप उसमें मेंशन करोगे किसके बारे में? सीएसआरसी के बारे में। बोले क्या डिस्क्लोज करना है? बोले कंपोजिशन सीएसआरसी का।
कमिटी का कंपोजिशन आपको बताना है, मतलब बताना है कौन कौन से 3 डायरेक्टर हैं, उसमें से आईडी कौन है, 2 डायरेक्टर थे तो 2 डायरेक्टर कौन कौन है, फॉरेन कंपनी है तो क्या बताएगी 2 पर्सन कौन कौन है, उसमें से रेसिडेंट इन इंडिया कौन है एंड नॉमिनेटेड कौन है। वो कंपोजिशन समझ रहे हो ना, वो आपको शो करना है। ठीक है, फिर ये जो कमेटी बनाई है, इस कमेटी का काम क्या रहेगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 135 में पहले ही बोल चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि नहीं आए ना एग्जाम में तो पेपर फाड़ सकते हो आप। तो क्या बोला है, शेल सीएसआरसी का काम क्या रहेगा, तो बोला है फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सीएसआर पॉलिसी के बारे में। ठीक है, कि हमने सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पूरा करना है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए हमारी पॉलिसी क्या रहेगी, किस तरह से हम काम करेंगे, कौन से फील्ड में काम करेंगे, क्या काम करेंगे, ये सब पॉलिसी फॉर्मुलेट करना मतलब बनाना एंड उसके बारे में रिकमेंडेशन देना। पॉलिसी बनाएगा कौन, कमेटी, रिकमेंडेशन कौन देगा, कमेटी, किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज पर दी पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय सीएसआरसी एंड रिकमेंडेशन गिवन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस पॉलिसी को फुलफिल करने के लिए, कंप्लाई करने के लिए, अचीव करने के लिए काम करेंगे। ठीक है, अब पॉलिसी में हमने एक्टिविटीज बताना है कि कौन कौन सी एक्टिविटी सीएसआरसी करेगी, तो बोले एक्टिविटी वही होना चाहिए जो वही एरिया या सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए जो स्पेसिफाइड हो शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 7 आपको याद करना है, नंबर याद करना है ना। क्या बोला है कि जो पॉलिसी में ये रिकमेंड कर रहे हैं कि सीएसआरसी में ये एक्टिविटी करना चाहिए या ये सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए या इस एरिया में काम करना चाहिए, तो वो एक्टिविटी, वो एरिया, वो सब्जेक्ट मैटर सब कुछ वो होना चाहिए जैसा कि कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 7 के अंदर बताया है। तो जो शेड्यूल 7 है वो स्पेसिफिकली सीएसआरसी के पर्पज से बनाया गया है एंड बोल दिया है क्या कि जो कमेटी अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगी, मतलब पॉलिसी बनाते समय वो ध्यान रखे कि उन एक्टिविटीज को कवर करे, उन एरिया या सब्जेक्ट मैटर को ले जो कहां दिए शेड्यूल 7 में। रिकमेंडेशन बोर्ड को इन्हीं के बेसिस पर दिया जाएगा। ये हमारा पहला टास्क हो गया। दूसरा हमने बोला कि जो सीएसआरसी रहेगी वो, जिसमें मैंने आपको बताया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ड्यूटी बनेगी कि एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर हर साल क्या करें, सीएसआरसी के पर्पज से करें। हर साल एक स्पेसिफाइड अमाउंट हमें एक्सपेंस करना है, खर्च करना है सीएसआर के पर्पज से। किसके अकॉर्डिंगली, पॉलिसी के अकॉर्डिंगली, कौन से एरिया में, कौन से सब्जेक्ट मैटर में, कौन सी एक्टिविटी में, तो बोले जो शेड्यूल 7 के अंदर बताई गई है। अब कितना एक्सपेंसेस कहां किया जाना है, उस अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर के बारे में रिकमेंडेशन भी कौन देगी, कमेटी। काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा बेटा, बट उसे रिकमेंडेशन कौन देगी, कमेटी। कमेटी बताएगी इतना एक्सपेंडिचर इस साल में आपको करना है, पॉलिसी के अकॉर्डिंगली करना है, कहां कहां करना है, कैसे कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी रिकमेंडेड बाय द कमिटी। किसको रिकमेंड करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, एंड एज पर द रिकमेंडेशन गिवन बाय द कमिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल एक्ट। सेकंड पॉइंट समझ में आया। तीसरा, मॉनिटर करते रहेगी कमिटी, जो है मॉनिटर करती रहेगी किसको, सीएसआर पॉलिसी को। कमेटी जो है मॉनिटर करती रहेगी, किसको मॉनिटर करती रहेगी, सीएसआर पॉलिसी को मॉनिटर करती रहेगी। टाइम टू टाइम उसमें कुछ चेंज करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक्टिविटी सीएसआर पॉलिसी के अकॉर्डिंगली है या नहीं, डिफिकल्टीज वगैरह है, तो उन सब चीजों को मॉनिटर मतलब चेक करते जाना कि एज पर दी पॉलिसीज मेड बाय दी कमिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम कर रहे हैं। तो 3 तरह के फंक्शंस बताएं यहां कमिटी के हमें, सीएसआर कमिटी के हमें, है ना। पहला, फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड करना, क्या, सीएसआर पॉलिसी, किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। पॉलिसी के अंदर एक्टिविटी, एरिया, सब्जेक्ट्स रहेंगे जो कि कहां बताए हैं, शेड्यूल 7 में। पहला पॉइंट हो गया। दूसरे में क्या बोला, कितना एक्सपेंडिचर आपको करना है, ये भी कमेटी रिकमेंड कर देगी। एंड तीसरा क्या बोला है, मॉनिटर करते रहेंगे हम, किसको मॉनिटर करते रहेंगे, पॉलिसी को, कि पॉलिसी के अकॉर्डिंगली काम हो रहा है या नहीं। हेडिंग हमें दिया है सिजेशन, बहुत अच्छा प्रोविजन है ये एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना। देखें क्या बोला है, सपोज करंट हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021-22। हम एक एग्जांपल से ही समझते हैं इसको। करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है हमारा 2021-22। इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो जाएगा, 20-21। तो हमें करंट फाइनेंशियल ईयर मतलब
21-22 में चेक करना है कि क्या हमारे पास सीएसआर के प्रोविजन लग रहे हैं, तो हमें इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का नेटवर्थ, टर्नओवर एंड नेट प्रॉफिट कंसीडर करना पड़ेगा। हम देखें क्या हमारा नेटवर्थ 500 करोड़ या ज्यादा है, या हमारा टर्नओवर 1000 करोड़ या ज्यादा है, या हमारा नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है। यही है ना। सबसे पहले हमने बोला कि मान लीजिए करंट फाइनेंशियल चल रहा है 2021-22, तो 21-22 में सीएसआर के प्रोविजन हमारी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसके लिए हमें प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखना पड़ेगा। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 20-21। तो 20-21 में तीन चीजें कंसीडर करें। हमारी नेटवर्थ थी 400 करोड़, तो इसके हिसाब से प्रोविजन लग रहा है क्या? नहीं। तो टर्नओवर चेक कर लो, टर्नओवर कितना निकला? 600 करोड़, नहीं लग रहा बीबी प्रोविजन। नेट प्रॉफिट कितना निकला? 6 करोड़, प्रोविजन लग गया। अब प्रोविजन लग गया तो सबसे पहले हम सीआरसी कमिटी बनाएंगे, कमिटी में डायरेक्टर्स रखेंगे, फिर वो पॉलिसी बनाएगी, एक्सपेंडिचर बताएगी, वो एक्सपेंडिचर हमें करना पड़ेगा। ठीक है। अब मालूम पड़ा कि हमारा नेक्स्ट ईयर आया, हमारा जो नेक्स्ट ईयर आया, तो नेक्स्ट ईयर कौन सा आया हमारा? 22-23 है ना। 22-23 में हमारा नेटवर्थ सेम है, हमारा टर्नओवर सेम है, बट हमारा नेट प्रॉफिट हो गया मान लो 4.5 करोड़। ठीक है। 21-22 में तो हमने 20-21 देख लिया, हमने देखा नेट प्रॉफिट हमारा लिमिट से ज्यादा था, तो हमने सीएसआर वाले एक्सपेंडिचर कर दिए। अब 21-20 वाला फाइनेंशियल ईयर गया, हमारा नेक्स्ट 21-22 वाला फाइनेंशियल ईयर गया, हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है 22-23। अब हमें देखना है 22-23 में खर्चा करें, तो 22-23 के लिए इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो जाएगा? 21-22। 21-22 में हमारी नेटवर्थ कितनी है? 400 करोड़, टर्नओवर भी मान लो 600 करोड़, पर नेट प्रॉफिट कितना है? 4.5 करोड़। तो देखा जाए तो 22-23 में हमारे ऊपर प्रोविजन नहीं लग रहे हैं। क्या 22-23 में प्रोविजन लग रहे हैं? नहीं, क्योंकि इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, और 21-22 में ये पोजीशन है हमारी। तो बोले क्या मैं खर्चा नहीं करूं? बोले नहीं, करना तो पड़ेगा। बोले क्या? तो बोले एक बार अगर प्रोविजन लग गए तो फिर कॉन्सेक्यूटिव पीरियड ऑफ 3 इयर्स तक, है ना, हमें कॉन्सेक्यूटिव पीरियड ऑफ 3 इयर्स तक, 3 फाइनेंशियल ईयर तक आपको खर्चा करना ही है। हाँ, फिर अगर जिस ईयर में आपके ऊपर प्रोविजन लग रहे थे उसमें आपने कर दिया, अब नेक्स्ट ईयर मान लो प्रोविजन नहीं लगते हैं, तो भी आपको एक्सपेंसेस तो करना पड़ेंगे। एक्सपेंसेस आप तब नहीं करोगे जब कॉन्सेक्यूटिव पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर तक, लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर तक अगर हमारे ऊपर प्रोविजन नहीं लगते हैं, नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर तक, फाइनेंशियल ईयर भी नहीं, कॉन्सेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर तक अगर हमारे ऊपर प्रोविजन नहीं लगते हैं, तो 4th ईयर से फिर हम खर्चा न करें। इसका मतलब एक बार अगर प्रोविजन लग गया, एक बार अगर प्रोविजन लग गया तो 3 फाइनेंशियल ईयर तक तो आपको करना ही है, भले उन 3 साल तक आपके ऊपर प्रोविजन नहीं लग रहे हो। बोले क्या मतलब? बोले जैसे 21-22 में तो हमारे ऊपर प्रोविजन लग गया, तो 22-23, 23-24 एंड 24-25, इन 3 साल में तो हमें क्या करना पड़ेगा? सीएसआर एक्सपेंडिचर करना पड़ेंगे। भले ही 22-23 में हमारे नेटवर्थ, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट तीनों ही लिमिट के अंदर हैं, 23-24 में भी नेटवर्थ, टर्नओवर, प्रॉफिट लिमिट के अंदर ही है, एक्सीड नहीं किया है। 24-25 में भी लगातार 3 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स तक हम इन तीनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं कर रहे हैं, लगातार 3 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स तक हम तीनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं कर रहे हैं, तो जो 25-26 आएगा उस 25-26 में आप मत करना, एक्सपेंडिचर मत करना। बट ऐसा नहीं है कि आज वाले फाइनेंशियल ईयर में तो था, नेक्स्ट में नहीं हुआ तो नेक्स्ट में हम नहीं करेंगे। सिंपल वर्ड में एक बार सीएसआर के प्रोविजन लग गए तो हम कह सकते हैं 3 साल तक के लिए तो चिपक गए हमसे, 3 साल तक तो हमें कंप्लाई करना ही है, भले उन 3 सालों में हम एक भी कंडीशन पूरी नहीं कर रहे हो। हाँ, अगर उन 3 सालों में हम एक भी कंडीशन पूरी नहीं कर रहे हैं तो भी उन 3 इयर्स में हमें एक्सपेंडिचर करना है, बट 4th ईयर में फिर हम एक्सपेंडिचर करने के लिए बाउंड नहीं है, 5th ईयर में भी बाउंड नहीं है, 6th ईयर में भी बाउंड नहीं है, प्रोवाइडेड हम कोई भी कंडीशन फिर पूरी ना करते हो। बट जिस फाइनेंशियल ईयर में फिर हमने इन तीनों में से किसी भी एक कंडीशन को पूरा किया, हमारे ऊपर सीएसआर एक्सपेंडिचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, और अगले 3 साल तो करना है, भले अगले 3 साल में ना हो।
तो रिकेप करके दे रहा हूं, ये बोल रहे हैं ये प्रोविजन आपको कंप्लाई नहीं करना पड़ेंगे अगर कॉन्जिक्यूटिव पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर तक, लगातार 3 साल तक आप तीनों में से एक भी कंडीशन पूरी ना करो तो। सपोज हमारा फाइनेंशियल ईयर 21-22, तो 20-21 में हमारा नेट प्रॉफिट 6 करोड़ था तो हमने कर दिया, बट 22-23, 23-24, 24-25 इन तीनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं कर रहे तो भी हमें एक्सपेंडिचर करना है। 4th ईयर से भले आप मत करना, प्रोवाइडेड 4th ईयर में कंडीशन पूरी ना होती हो। नेक्स्ट दिया हमें सबसेक्शन 5 रिलेटेड विद एक्सपेंडिचर, बहुत इंपॉर्टेंट सबसेक्शन है, 135 सबसेक्शन 5 हम पढ़ रहे हैं, है ना। अब इसमें ये बोला गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ड्यूटी बनती है कि वो इंश्योर करे कि कंपनी हर फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, इतना एक्सपेंसेस करें। वापस से इस पॉइंट में क्या बताया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ड्यूटी बनती है कि वो एक्सपेंडिचर करेंगे, किस पर्पज से, CSR के पर्पज से, तो कितना एक्सपेंडिचर करना है वो बताए। तो उन्होंने बोला पहले एक काम करो, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर का नेट प्रॉफिट ले लो। सबसे पहले आप क्या करो, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर का नेट प्रॉफिट ले लो। नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन सेक्शन 198 के अकॉर्डिंगली करना। नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन सेक्शन 198 के अकॉर्डिंगली होगा। 3 फाइनेंशियल ईयर का आपने एवरेज नेट प्रॉफिट निकाला, उसका 2% निकालेंगे। एटलीस्ट इतना आपको हर साल एक्सपेंडिचर करना है, एवरी ईयर आपको एटलीस्ट इतना एक्सपेंडिचर करना है। ज्यादा करना चाहे कर सकते हैं, एटलीस्ट वर्ड दिया है, मतलब कम से कम इतना करना है, ज्यादा आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है 2021-20, करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है 2021-20, तो इससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर कौन से हो जाएंगे, 20-19, 19-18, 18-17, है ना। इससे हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है अगर 2021-20, तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर कौन से हो जाएंगे, तो बोले 20-19, 19-18, 18-17, इन तीनों साल का हम नेट प्रॉफिट क्या करेंगे, प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 3 से, तो क्या आ जाएगा एवरेज, और उस एवरेज का कितना परसेंट निकालेंगे, 2%, और एटलीस्ट उतना खर्चा अपने को हर साल करना है। एंड इट विल बी ड्यूटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि वो इंश्योर करें कि इतना खर्चा हो रहा है। आपको समझ में आया, लास्ट टाइम बता रहा हूं क्या बोला है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ड्यूटी बनती है कि भाई हर साल CSR के लिए खर्चा करना है, तो बोले कितना करना है, बोले 2% करना है। बोले 2% का आएगा, बोले एवरेज नेट प्रॉफिट का। बोले एवरेज नेट प्रॉफिट कितने साल का लेना, बोले इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर का लेना है, ठीक है। बट अगर कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है, अगर कंपनी कैसी है, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है और अभी 3 साल हुए ही नहीं है, तो फिर एवरेज कैसे निकालें, तो बोले जितने साल हुए थे ना उसका एवरेज निकाल लो। बोले क्या मतलब, जैसे कंपनी का 2021 के अंदर इनकॉर्पोरेशन हुआ, कंपनी का 2021 में इनकॉर्पोरेशन हुआ, तो 22 वाले साल के अंदर कंपनी देखेगी कि उसके ऊपर लिमिट एप्लीकेबल हो रही है नहीं। अब 22 वाले में देखा कि लिमिट एप्लीकेबल हो रही है, तो 21 का प्रॉफिट, 20 का प्रॉफिट और 19 का प्रॉफिट लेना था, बट 19-20 है ही नहीं क्योंकि इनकॉर्पोरेशन कब हुआ है, अब भी हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में इनकॉर्पोरेशन के पहले के अगर 1 साल था तो उसी का ले लेंगे, 2 साल था तो 2 साल का ले लेंगे, 3 था तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। वापस से न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है ना, अभी उसको इनकॉर्पोरेशन से 3 साल हुए नहीं है ना, और आपको 3 साल के एवरेज बोला ना, तो बोले जितने साल हुए ना उतने साल ले लो, ठीक है। तो ये लिखा है कि इनकॉर्पोरेशन से अगर अभी 3 इयर्स हुए नहीं है, इनकॉर्पोरेशन से अभी 3 इयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो जितने इयर्स हुए हैं आप उनका क्या निकाल लो, एवरेज निकाल लो, है ना। बट ये पॉइंट आया है 31 जुलाई 2019 को, जो कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस एक्ट था उसके थ्रू, ये जो पॉइंट आया है ना, ये 31 जुलाई 2019 को कंपनीज अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट जो ऑर्डिनेंस पास हुआ था उसके थ्रू है, बट इसकी डेट अभी तक नोटिफाइड नहीं हुई है। ये जो प्रोविजन मैंने बताया कि इनकॉर्पोरेशन के पहले अगर अभी 3 साल नहीं हुए हैं तो जितने साल हुए हैं उतने ले लो, ये प्रोविजन अभी तक नोटिफाइड नहीं हुआ है, बट बहुत जल्दी ये प्रोविजंस का हिस्सा बन जाएगा, है ना। तो याद कर लें एंड डेट याद रखें कि द प्रोविजन वाज इंट्रोड्यूस 31 जुलाई 2019 को, बट डेट येट टू बी नोटिफाइड,
है ना, और ये लिखकर, क्योंकि इस तरह का प्रोविजन तो कोई पहले था नहीं, अब पहले कोई प्रोविजन था नहीं और इस तरह का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो फिर हम आंसर में क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे भाई एक्ट में तो कोई प्रोविजन है नहीं, बट 31 जुलाई 2019 को जो कंपनीज सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस एक्ट आया था, जिसकी नोटिफिकेशन की डेट नहीं आई है, जो अभी रिपील कर दिया गया है, तो उसमें इस तरह का प्रोविजन दिया है, तो इस हिसाब से ये कर सकते हैं। हालांकि अभी ये नोटिफाइड नहीं हुआ है, बट आपको याद रखना है क्योंकि 6 महीने वैसे भी हो चुके हैं, है ना, एंड ये बन जाएगा, आगे पीछे एक्ट का हिस्सा ही बन जाएगा, तो आगे की पोजीशन ये होने वाली है, बट क्योंकि डेट अभी नोटिफाइड नहीं हुई है तो आपको अभी ये लिखना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ आपको? फिर क्या बोला है कि अब ये 2% अमाउंट, मान लो कि हमारा ये 2% अमाउंट आया 50 लाख रुपए, ये 2% अमाउंट कितना आया बेटा 50 लाख, तो कम से कम कितना खर्चा करना है, 50 लाख तो करना है। मान लो उस फाइनेंशियल ईयर में हमने 40 लाख ही खर्चा किया, 10 क्या बच गया अनस्पेंड। मान लो उस फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख ही खर्चा हुआ, 10 लाख क्या हो गया अनस्पेंड। तो बोले जो अनस्पेंड अमाउंट था, जो अनस्पेंड अमाउंट था, तो सबसे पहले तो बोला है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूरा एक्सपेंसेस नहीं करते हैं, इफ दे फेल टू स्पेंड होल अमाउंट, तो फिर जो रीजन है वो डायरेक्टर रिपोर्ट या बोर्ड रिपोर्ट जो बनेगी ना सेक्शन 134 के अकॉर्डिंगली, उस रिपोर्ट के अंदर एक तो आपको रीजन बताने हैं। काहे के रीजन बताने हैं कि भैया यार 2% जैसे 50 लाख आया था, वो मैंने खर्चा 40 लाख ही किया, 10 लाख कम क्यों किया, या पूरा ही खर्चा क्यों नहीं किया। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने वो जो रिक्वायर्ड अमाउंट था, वो जो मिनिमम अमाउंट था, वो एक्सपेंड किया ही नहीं है या कम हुआ है, तो उसके रीजन आपको बताने पड़ेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ड्यूटी बनती है कि उसके रीजन कहां शो करे, डायरेक्टर रिपोर्ट में, बोर्ड रिपोर्ट में, जो सेक्शन 134 के अकॉर्डिंगली बनाई जाती है, उसके अंदर आपको शो करना जरूरी है। रीजंस बताने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करना पड़ेगा आपको, है ना। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने बोल दिया 135 तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, आया फाड़ देना पेपर, कोई टेंशन नहीं उसमें। चले, तो फिर अब क्या बोला कि एक तो रीजन बता दो आप, है ना, एंड ये अगेन वही 31 जुलाई को प्रोविजन इंसर्ट किया गया, 31 जुलाई 2019, जैसे ये वाली कहानी बताई ना मैंने, सेम इसकी भी यही कहानी है। ये कंपनीज सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, बट इसकी डेट नोटिफाइड नहीं हुई है, बट ये याद रखना है और इसको भी इसी तरह से लिखना है। बोले क्या, बोले अगर अनस्पेंड अमाउंट था ना, तो एक तो रीजन तो बताने, वो तो है, ये तो पक्का वाला प्रोविजन है, इसके बारे में डाउट नहीं है। ये इसकी डेट नहीं आई है कि एक तो अगर अमाउंट अनस्पेंड है तो वो रीजन आप बोर्ड रिपोर्ट में बताओगे तो पक्का, हो तो छोड़ दो आप। अब क्या बोला है कि जो अनस्पेंड अमाउंट था, जैसे 50 लाख था, उसमें से 40 खर्च किया, 10 लाख क्या हो गया अनस्पेंड अमाउंट, बोले इसे ट्रांसफर कर दो। बोले कहां, फंड में। बोले कौन से फंड में, जो शेड्यूल 7 के अंदर स्पेसिफाई किए। बोले कितने महीने में, बोले 6 महीने में। बोले कब से 6 महीने, बोले फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से 6 महीने। बोले क्या मतलब, जैसे हमने बोला था, उल्टा लिख दिया मैंने, है ना। तो जैसे हमने बोला था हमारा फाइनेंशियल ईयर 21-22, हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है बेटा 21-22, तो 21-22 खत्म कब होगा 31 मार्च 22 को, 22 खत्म कब होगा 31 मार्च 22 को। 21-22 के अंदर मान लो हमें 50 लाख खर्च करना था, 40 लाख की किया, हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2021-22, 2021-22 में 50 लाख खर्च करना था, बट 40 लाख की किया, कितना बच गया 10 लाख। तो बोले इस 10 लाख का क्या करें, या ना स्पेंड अमाउंट, बोले इसे ट्रांसफर कर दो आप। बोले कहां ट्रांसफर करो, तो बोले उस फंड में ट्रांसफर करो जो शेड्यूल 7 में बताया। बोले कहां ट्रांसफर करूं, बोले उस फंड में ट्रांसफर करो जो शेड्यूल 7 में बताया है। बोले कितने महीने में करूं, बोले 6 महीने में करना। बोले कब से, बोले फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से। फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होगा 31 मार्च 2022 को, फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होगा 31 मार्च 2022 को, वहां से 6 महीने मतलब 30 सितंबर 2022 तक ये अनस्पेंड अमाउंट में ट्रांसफर कर दूं। बट ये ट्रांसफर करने का प्रोविजन अभी तक आया नहीं है, बट येट टू बी नोटिफाइड है, आ जाएगा। इसलिए आप याद करके लिख सकते हो, मेंशन करना जरूर मत भूलना कि भाई ये अभी येट टू बी नोटिफाइड है। अच्छा, इस तरह का पहले कोई प्रोविजन था नहीं जो हम ये बोले कि पुराना वाला प्रोविजन लिख दें। पुराने वाले में तो केवल एक ही चीज है कि रीजन बताने हैं, तो आप लिखोगे कि अगर अमाउंट स्पेंड नहीं किया तो रीजन बताएंगे, एंड कंपनी सेकंड अमेंडमेंट जो ऑर्डिनेंस आया था उसके द्वारा ये प्रोविजन बताया था, बट उसकी डेट अभी तक नोटिफाइड नहीं हुई है कि अनस्पेंड अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू अ फंड स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 7 within 6 months from the closure of financial year। ये समझ में आया। बट अगर वो अनस्पेंड अमाउंट किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का है,
वो अनस्पेंड अमाउंट किसका है, किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मतलब जो अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है वापस से। अगर वो अनस्पेंट अमाउंट किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मतलब जो अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कंप्लीट नहीं हुआ प्रोजेक्ट बट हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया है, तो बोले ठीक है, फिर उसे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। उसका क्या होगा, वो आगे सब सेक्शन 7-8 के अंदर बताया है, वो भी नोटिफाइड अभी नहीं हुआ है, बट हाँ इतना लिखेंगे अपन। ये समझ में आ गया। तो ये 2 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, ये येट टू बी नोटिफाइड है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक्ट में जब ये प्रोविजन लेकर आए थे तो इस तरह के प्रोविजन थे नहीं, तो बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स होते थे, बहुत ज्यादा क्वेरीज आती थी एमसीए के पास, तो उन्होंने फिर फाइनली ये इंट्रोड्यूस किया, बट अभी ये नोटिफाइड हुआ नहीं। बट आप लिख सकते हैं एग्जाम में, बट लिखना पड़ेगा येट टू बी नोटिफाइड। ये समझ में आ गया अपने को। अनस्पेंड अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू अ फंड स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 7 विद इन 6 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, बट अगर वो अमाउंट किससे रिलेटेड था, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट क्या, तो नहीं करना। ये समझ में आया। फिर क्या बोला है कि जो भी एक्सपेंडिचर्स है ना, जो भी एक्सपेंडिचर है ना, वो आप प्रेफर करो कि लोकल एरिया में ही करना। लोकल एरिया में कहां पर, बोले जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है ना, उसी एरिया के अंदर आप खर्चा करो, बाहर जाकर खर्चा नहीं करना है। जैसे मेरी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में सिचुएटेड है ना, तो मुंबई में जहां है वहां के आसपास के लोकल एरिया में ही मैं खर्चा करूं, बट हाँ वो करना कहां है, इंडिया में ही करना है। अगर आप, अच्छा ये प्रेफर लिखा है कि मेरे को प्रेफरेंस देना है, आई मस्ट प्रेफर लोकल एरिया, कि पहले में ये देखो लोकल एरिया में जरूरत है क्या, तो मैं लोकल एरिया में करूं, लोकल एरिया में नहीं है तो मैं बाहर भी कर सकता हूं। ऐसा नहीं बोला लोकल एरिया में ही करना, लिखा प्रेफर, आप प्रेफर करो, आप प्रेफरेंस दो लोकल एरिया को। मालूम पड़ लो लोकल एरिया में 50 में से 30 खर्च कर दिए मैंने, अब जरूरत ही नहीं, तो बोले 20 बाहर खर्च कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, बट करना कहां, इंडिया में, इंडिया के बाहर मत जाना। एंड है ना, यहाँ भी प्रेफर वर्ड लिखा है, ऐसा नहीं लिखो लोकल एरिया में ही करना, प्रेफर करो कि आप लोकल एरिया में करो, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप इंडिया में कहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट इंडिया के बाहर नहीं करना। इंडिया के बाहर अगर आपने खर्चा किया तो वो सीएसआर के पर्पज से नहीं माना जाएगा, ठीक है। फिर आप चाहो तो डायरेक्टली खर्चा कर सकते हो या किसी सीएसआर प्रोजेक्ट या प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कोई दूसरा सीएसआर प्रोजेक्ट या प्रोग्राम चला रहा है ना, आप चाहो तो उसमें कंट्रीब्यूट कर दो। मुझे खुद 50 लाख का खर्चा नहीं करना मेरी कंपनी को, तो मैंने कंपनी ने क्या किया, 50 लाख किसी एनजीओ को दे दिए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो सीएसआर प्रोजेक्ट चला रहा है, सीएसआर प्रोग्राम चला रहा है। सीएसआर प्रोजेक्ट, सीएसआर प्रोग्राम मतलब क्या, बोले उन एक्टिविटीज को चला रहा है जो शेड्यूल 7 के अंदर दी है। भाई यार शेड्यूल 7 की एक्टिविटी के लिए तो मैं खुद खर्चा कर लू ना, खुद खर्चा नहीं करना है ना, तो कोई दूसरा वो काम कर रहा है तो उसको दे दूं ना। तो यही बोला कि सीएसआर प्रोजेक्ट या प्रोग्राम कोई दूसरा रन कर रहा है ना, आप उसमें कंट्रीब्यूट कर दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोले सरप्लस बचता है सीएसआर में तो वो बिजनेस प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। अगर सीएसआर प्रोजेक्ट में कोई सरप्लस बचा है तो वो बिजनेस प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। एंड फॉरेन कंपनी हमने बोला था उस पर भी प्रोविजन लगते हैं तो उसे भी करना पड़ेगा, बट वही खर्चा कहाँ करना है, इंडिया में, तो ये क्वालिफाई मानेंगे, इंडिया के बाहर किया तो नहीं मानेंगे। हाँ, फॉरेन कंपनी की अगर कोई इंडियन सब्सिडरी है, फॉरेन कंपनी की अगर कोई इंडियन सब्सिडरी है तो वो इंडियन सब्सिडरी के थ्रू भी क्या कर सकती है, इंडिया में खर्चा कर सकती है, बट करना खर्चा कहाँ है, इंडिया में। इंडिया के बाहर आपने खर्चा किया, हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे मतलब मानेंगे ही नहीं, सीधी सी बात है। क्लियर है, रिकैप करते हैं पूरा। पहला बोल दिया है सबसेक्शन 5 की एक्सपेंडिचर की बोर्ड की ड्यूटी बनती है कि हर साल क्या करे, कम से कम 2% काय का एवरेज नेट प्रॉफिट का, काय का एवरेज, प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज, उसका 2% करते। ठीक है, फिर एवरेज निकालते आता है ना, 3 साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा, उसका 2% निकाल लेंगे कैलकुलेटर चलाकर। फिर क्या बोला कि अगर इनकॉर्पोरेशन से भी 3 साल हुए ही नहीं थे तो जितने साल हुए उसका ले लो, ये प्रोविजन अभी नोटिफाइड हुआ नहीं है। फिर क्या बोला, अमाउंट अगर स्पेंड नहीं करा था पूरा तो रीजन बताना, ये तो बताना ही है, बट अनस्पेंड अमाउंट को ट्रांसफर कर देना उस फंड में जो शेड्यूल 7 में दिया है 6 महीने के अंदर। ठीक है, ये भी नोटिफाइड नहीं है। प्रोजेक्ट ऑनगोइंग था तो ट्रांसफर करने की जरूरत भी नहीं है। फिर हमें क्या बोल दिया है कि प्रेफर करो लोकल एरिया में ही करना, लोकल एरिया में नहीं हो पा रहा तो बाहर कर सकते हो, बट इंडिया में ही करना है। फिर आप खुद कर सकते हो या किसी प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, सरप्लस को बिजनेस प्रॉफिट नहीं मानेंगे। एंड फॉरेन कंपनी भी इंडिया में करेगी, उसकी इंडियन सब्सिडरी तो उसके थ्रू भी कर सकती है।